गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीकेडीजे एजुकेशन के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। और बहुत बेहतरीन आज की हमारी ये मैराथन रहने वाली है और रेलवे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज की जो हमारी ये मैराथन है साइंस की ब्रह्मास्त्र प्रश्न टॉप 50 सिलेक्शन हिज द मैराथन क्लास। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप कम से कम इस वीडियो को 2 बार देख के जाना। 2 से 3 प्रश्न, ज़्यादा नहीं बड़ी बात कहेंगे, 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को हूबहू किसी न किसी शिफ्ट में मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को मिलेंगे। भाई किसी की शिफ्ट में क्या है कि कौन से क्वेश्चन फंस जाएंगे और किसी की शिफ्ट में क्या है कोई दूसरे प्रश्न फंस जाएंगे। तो मेरे ये जो आज की जो मैराथन क्लास है ये इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को क्या है कि 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे साथियों आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दें। और थोड़ा सा अगर आप लोगों को लगता है कि हम रियलिटी में आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो हमें कमेंट करके थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। आइए, और चैनल पे पहली बार हैं तो पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो मैं रेलवे के लिए इस प्रकार से सीरीज लाता रहता हूं ऑलरेडी। और सुबह मॉर्निंग में डेली साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं 20 क्वेश्चन दमदार वाले। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप रेलवे को जिद मान चुके हो, अगर रेलवे को ना जिद मान चुके हो कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो चैनल तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना ही चाहिए, क्योंकि मैं बहुत रेलवे से जुड़ी ही जितनी भी वीडियोस लाता हूं सारी क्लासेस मेरी रेलवे से जुड़ी ही है। तो आज की मैराथन जो है हम स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके यार दोस्त हैं उनसे बोल दोगे कि भाई बाय बोल दो, और जो पानी वगैरह लेना है, नमकीन बिस्किट लेनी है, वो लेके आप लोग बैठ जाएंगे। उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये हमारी जो क्लास है 2 घंटे से कम की रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत बेहतरीन है, ये कंकाल तंत्र का क्वेश्चन है और इसमें मैं पूरे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहां पाई जाती है? सबसे लंबी हड्डी कहां पाई जाती है? भुजा में, भुजा के ऊपरी हिस्से में, या पैरों में, या जांग में? तो देखो अब इसमें भुजा में दे रखा है, तो भुजा तो ये होती है कि यहां पे होती है, नहीं, ये तो यहां पे तो हमारी ह्यूमस और रेडियस नाम की 2 बोन्स होती हैं। भुजा के ऊपरी हिस्से में या पैरों में? भाई पैरों में होती है, लेकिन जांग अगर देखा जाए ऑप्शन जांग, तो जांग हमारा ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये काफी लोगों का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस गया होगा। जांग की जो हड्डी होती है, जांग की जो हड्डी होती है वो सबसे कैसी होती है? मजबूत हड्डी होती है। कैसी होती है? सबसे मजबूत हड्डी और सबसे भारी हड्डी। अगर बात की जाए शरीर में तो इससे भी मजबूत हड्डी होती है जबड़े की, मैंडिबल हड्डी होती है। और ये मैंडिबल हड्डी जो होती है ना जबड़े की, ये चलायमान हड्डी होती है। एक पटेला होती है घुटने की हड्डी और ये कि मैंडिबल होती है जबड़े की, तो ये चलायमान हड्डी होती है। तो सबसे भारी हड्डी पूछेगा तो फीमर होती है, और सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा तो ये मैंडिबल होती है, जबड़े की हड्डी होती है। तो ये 2 क्वेश्चन तो आप लोगों के तैयार हो गए होंगे। कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है कि भाई खोपड़ी की हड्डी कौन सी होती है? भाई आपसे पूछ लेता है कि खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, तो खोपड़ी में ध्यान रखेंगे 28 हड्डी होती है। पूछ लेता है चेहरे में कितनी हड्डी होती हैं, तो चेहरे में हड्डियों की संख्या बताओगे आप लोग 14 होती हैं। पूछ लेता है कि कान में कितनी हड्डी होती हैं, कान में होती है 6, 3 इस कान में होती है, 3 इस कान में होती है। मेलियस इनकस स्टेपीज, मेलियस इनकस स्टेपीज, मेलियस इनकस स्टेपीज, तो 6 इसमें हो गई और 3 इसमें, 3 इसमें 6, और ये हो जाएंगी 14 ही हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। एक गले में होती है, गले में ये एक नाम की हायोड हड्डी, क्या होती है भाई? हायोड, ये होती है हमारी गले में होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। कभी कभी हाथ की हड्डियां पूछी जाती हैं, किसकी भाई? हाथ की हड्डियां। तो हाथ की हड्डियां आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हाथ की हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये होती है हमारी कोक्सियल बोन, सॉरी स्कैपुला। क्या होती है ये? स्कैपुला। इसे अंश मेखला बोलते हैं, स्कैपुला, स्कैपुला। नंबर 2 में होती है क्लेविकल, क्लेविकल। उसके बाद होती है नंबर 3 पे होती है ह्यूमरस। क्या होती है गाइस? ह्यूमरस। उसके बाद 4 नंबर पे होती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस। उसके बाद 5 नंबर पे आती है अल्ना। क्या आती है? अल्ना।
उसके बाद 6 नंबर पे आती है ये अल्ना हो जाएगी हमारी, ये वाली जो होती है अल्ना। अल्ना और रेडियस ये दोनों होती हैं। इसके गट्टे के नीचे बोलते हैं कार्पल्स, गट्टे की हड्डियों को बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं गाइस? कार्पल्स। उसके बाद आती है हथेली की हड्डियां, तो हथेली की हड्डियों को बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। ये मेटाकार्पल्स होती हैं हड्डियां, ध्यान रखेंगे। अगर हड्डियों का अध्ययन पूछेगा आपसे, हड्डियों का अध्ययन पूछेगा तो ऑस्टियोलॉजी, अगर हड्डियों के रोग का अध्ययन पूछेगा तो ऑर्थोलॉजी, ये बात ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे पूछ लेता है पैरों की हड्डियां, क्या है भाई? पैरों की, तो पैरों की ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों से पैरों की पूछता है तो इन्हें नोट करके रखेंगे, नोट करके रख लेंगे। सबसे आती है ऊपर आती है कोएक्सियल, क्या आती है? कोएक्सियल बोन। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है जांघ की हड्डी, जिसे हम बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं उसे? फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। उसके बाद आती है नीचे घुटने की हड्डी, जिसे बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। भाई उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं पटेला, ध्यान रखेंगे, पटेला। ये पटेला वही है जो चलायमान हड्डी की, जबड़े की मैंडिबल और घुटने की पटेला, ये दो ही चलायमान होती हैं। चौथी ध्यान रखेंगे अल्ना। पटेला के बाद होती है फेबुला। अल्ना तो हाथ की होती है, फेबुला। क्या है भाई? फेबुला। तो कोएक्सियल बोन, फीमर, पटेला, फेबुला, ये हड्डियां जो है हमारी ये पैरों की हड्डियां हैं, और ये हड्डियां हमारी हाथ की हैं। खोपड़ी की 28, चेहरे की ये, और कान की 6। हायोड गले की हड्डी होती है। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स ये गट्टे की और हथेली की हड्डी होती है। अगर बात करें उंगलियों की हड्डियों को बोलते हैं फेलेंजस। उंगलियों की हड्डियों को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं फेलेंजस। क्या बोलते हैं गाइस? फेलेंजस। या इन्हें बोल देते हैं फुट फिंगर। क्या बोलते थे? फिंगर नहीं, फुट फिंगर नहीं बोलते, फेलेंजस ही बोलते हैं। फुट फिंगर बोलते हैं पैरों की हड्डियों को। तो ध्यान रखेंगे मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहां पाई जाती है? तो सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है जांघ में। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यह कहता है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना जो थी, यानी कि डबल हेलिक्स प्रिंसिपल जो दिया था वो किन साइंटिस्ट ने दिया था? ये आप लोग बताएंगे हमें। ये आप लोगों को हमने पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, तो इस पर हम ज्यादा विचार विमर्श नहीं करेंगे। ये बाटसन और क्रिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर बी, जिसने हमारी पहली क्लास ली है साइंस की प्रैक्टिस सेट, 24 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं मैं। तो बाटसन एंड क्रिक्स, इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है ऑलरेडी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है। तो लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। क्या लिखेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, तो ध्यान रखेंगे 4 अवस्थाएं हैं या 5? तो ध्यान रखेंगे अभी तक कितनी अवस्थाएं हैं? अभी तक हो गई हैं 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हो गई हैं गाइस? 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी? नंबर 1 है ठोस, नंबर 1 है ठोस, नंबर दूसरी है द्रव, नंबर 3 है गैस, नंबर 3 है गैस, और नंबर 4 है प्लाज्मा। क्या है भाई? नंबर 4 है प्लाज्मा, और नंबर 5 यहां लिख देंगे, नंबर 5 है बॉस आइंस्टीन। क्या है भाई? बॉस आइंस्टीन। क्या है भाई? बॉस आइंस्टीन, बॉस आइंस्टीन, बॉस आइंस्टीन। तो ये बॉस आइंस्टीन जो है ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ये 5वीं अवस्था है। ध्यान रखेंगे ये जो 4 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये कैसी हैं? ये प्राकृतिक हैं। कैसी हैं भाई? प्राकृतिक अवस्था हैं। कैसी हैं ये? प्राकृतिक अवस्था हैं। लेकिन अगर बॉस आइंस्टीन बात करें तो इसकी जो खोज करी थी, इसकी जो खोज करी थी, किसने करी थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी खोज करी थी। इसके खोजकर्ता पूछ लेगा। और ये कैसी अवस्था है? ये कृत्रिम अवस्था है। ये कैसी अवस्था है? ये कृत्रिम अवस्था है। ये कैसी अवस्था है? ये कृत्रिम अवस्था है। ध्यान रखेंगे ये अभी तक जो पाई गई हैं वो 5 अवस्थाएं पाई गई हैं। ये मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं कृत्रिम अवस्था। और मानव का नाम भी दे रखा है सत्येंद्रनाथ बोस। और ये हमारी प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है। प्लाज्मा क्या होता है? ये गैस की आयनीकृत अवस्था होती है। प्लाज्मा क्या होता है? गैस की आयनीकृत अवस्था होती है। और जो प्लाज्मा को अगर हम विआयनीकृत कर देंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। तो कितनी अवस्था है? 5। जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ये 2 नाम ऐसे निकल के आ रहे हैं, ये समझ लो कि हाइग्रोमीटर, देखो ग्रो आ रहा है ना, ग्रो में
भाई याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, गिरो तो ये समझ लीजिए ये आर्द्रता किसकी भाई, ये नापता है वायु की आर्द्रता, किसकी भाई, ये नापता है वायु की आर्द्रता। क्या नापता है गाइस, आर्द्रता। देखो आर्द्रता में रेट टांगते ही वाला, तो वायु की आर्द्रता नापता है। हाइग्रोमीटर ये क्या करता है, जल का आपेक्षिक घनत्व, जल का आपेक्षिक घनत्व, जल का आपेक्षिक घनत्व कौन नापता है, हाइग्रोमीटर। तो इसमें पूछा है हवा की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण किया जाता है, तो आर्द्रता नापने के लिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यानी कि तीसरे का बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे का बी क्या हो जाएगा गाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि जस्ते लोहे की यानी कि जस्तेदार लोहा जो है वो जस्तेदार लोहा की चादरें जंग से बची रहती हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, निम्नलिखित की परत क्या होती है, विद्यमान होती है। भाई जस्तेदार लोहा होता है, जस्तेदार लोहा है तो वो क्या है, जंग से सुरक्षित रहता है। तो वो किस कारण होता है, क्योंकि लोहे पर जिंक कहते हैं Zn, तो जिंक या जस्ते की कह सकते हैं क्या होती है, परत होती है। क्या होती है भाई, जस्ते की क्या होती है गाइस, जस्ते की क्या होती है, परत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जिंक से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिंक से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जिंक की, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा जिंक के अयस्क, क्या आपको पता होना चाहिए, जिंक के अयस्क। तो जिंक के अयस्क के रूप में अगर आपसे पूछता है तो यह बात ध्यान रखेंगे, जिंक के अयस्क कौन कौन से हैं। नंबर 1 ध्यान रखेंगे, जो इसका मुख्य अयस्क है कैलामीन, क्या है भाई, कैलामीन ये जिंक का अयस्क है और इसका सूत्र होता है ZnCO3। नंबर 2 में याद रखेंगे जिंकाइट, क्या है भाई, जिंकाइट, इसका सूत्र होता है ZnO। एक होता है जिंक ब्लेंड। नंबर 3 में याद रखेंगे जिंक ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड जो है ये जिंक ब्लेंड भी इसका अयस्क है और इसका सूत्र होता है ZnS। तो जिंक के जो अयस्क हैं वो ध्यान रखेंगे, कैलामीन ZnCO3, जिंकाइट ZnO और जिंक ब्लेंड ZnS। ये क्या है, इसके मुख्य अयस्क है। लेकिन इसके जिंक के कुछ यौगिक हैं, क्या है भाई, इसके यौगिक हैं, जो यौगिक हैं और इनके क्या है, प्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इनके जो प्रयोग है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप लिखोगे जिंक फास्फाइड, क्या है भाई, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक फास्फाइड इसे बोलते हैं ZnP। इसका प्रयोग करते हैं चूहे मार दवा में, किसमें भाई, चूहे मार दवा में प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए, नंबर 2 में ZnCO3 इसे बोलते हैं कैलामीन, क्या बोलते हैं भाई, कैलामीन। ये वही है जो इसका मुख्य अयस्क है। इसका प्रयोग करते हैं चर्म रोगों की, क्या है भाई, चर्म रोगों के मल्हम बनाने में, चर्म रोगों के मल्हम बनाने में। नंबर 3 याद रखोगे जिंक क्लोराइड, जिंक ZnCl2, जिंक क्लोराइड, इसका प्रयोग करते हैं लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। नंबर 4 में ध्यान रखेंगे ZnS, इसका प्रयोग करते हैं जिंक सल्फाइड, क्या बोलते हैं इसे, जिंक सल्फाइड इसे बोलते हैं, ये इसका अयस्क भी है। तो इसका प्रयोग करते हैं स्फुरदीप्ति पर्दा बनाने में, ध्यान रखेंगे। एक है हमारे पास ZnO, इसे बोलते हैं जिंकाइट, ये भी क्या है हमारा 5वें नंबर का इसका यौगिक है और इसका ये अयस्क भी है। तो इसका प्रयोग करते हैं हम, एक तो हम करते हैं क्रीम बनाने में, नंबर 2 करते हैं हम इसका कृत्रिम दांत बनाने में, क्या है भाई, कृत्रिम दांत बनाने में। एक और है हमारा कि अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल पर या सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक से करा दें तो हमें सफेद थोता प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है गाइस, सफेद थोता प्राप्त हो जाता है। तो चर्म रोगों के मल्हम में कैलामीन का प्रयोग करते हैं, चूहे मार दवा जिंक फास्फाइड की, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड और स्फुरदीप्ति पर्दा बनाने के लिए जिंक सल्फाइड, क्रीम या कृत्रिम दांत बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 5 में का बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। इनको नोट कर लेना, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में भर भर के आते हैं आपके स्क्रीनशॉट में।
बिल्कुल एकदम डिस्प्ले में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर हो सके तो एक मैराथन की, आज की मैराथन की अलग नोट बना के कॉपी बना लो छोटी सी, ताकि उसमें क्या है आप लोगों के क्वेश्चंस लिखे जा सके और बार बार उनको रिवाइज कर सको। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग क्या है आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग क्या करेंगे उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ईस्ट और मशरूम शैवाल या नागबीजी विकृत बीज है या फफूंद या गांठेदार है। तो फफूंद को क्या बोलते हैं गाइस? हम इस फफूंद को बोलते हैं हम कवक। क्या बोलते हैं? कवक यानी कि फंगी। क्या बोलते हैं इन्हें? फंगी। भंगी मत समझ लेना, ठीक है? क्या ये? फंगी। क्या है? फंगी। तो फफूंद यानी कि कवक यानी कि फंगी, ये क्या है हमारे? ये फफूंद है। तो ईस्ट और मशरूम, तो एक बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ईस्ट और मशरूम है ये क्या है? ये कवक है। क्या है गाइस? ये ईस्ट और मशरूम जो है ये क्या है? कवक है। देखो शैवाल जो होते हैं ना, शैवाल, इनमें क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? इनमें शैवालों में क्लोरोफिल होता है, यानी कि इन्हें बोलते हैं पर्णहरित होता है। क्या होता है? पर्णहरित होता है। लेकिन इनमें क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल, इनमें क्या है भाई? क्लोरोफिल नहीं होता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इनमें नहीं होता है और इनमें होता है। जब इनमें क्लोरोफिल होता है तो जब जिन पादपों पे या जिस वृक्ष में कह सकते हैं या जिस जाति के पादप में अगर क्लोरोफिल होता है तो वो क्लोरोफिल क्या करता है? वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे स्वयंपोषी। क्या हो जाएंगे? ये स्वयंपोषी हो जाएंगे। तो शैवाल जो होते हैं, शैवाल कैसे होते हैं? ये स्वयंपोषी होते हैं। और जो हमारे फफूंदी होते हैं या कवक या फंगी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये कैसे होते हैं? ये परपोषी होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये परपोषी होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ये कहां पाए जाते हैं? ये कीचड़ में पाए जाते हैं। ये कीचड़ या गली चीजों में, गली सड़ी चीजों में। क्या है भाई? गली सड़ी चीजों में। और ये कहां पाए जाते हैं? ये सूर्य के प्रकाश में, ये सूर्य के प्रकाश में। जहां सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है वहां ये उत्पन्न हो जाते हैं या पैदा हो जाते हैं शैवाल। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। भाई इसका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं कि कवक शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है और क्या है भाई कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है? इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? ऐसी इसमें कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? देखो अपघटन आपने सुना होगा, ये केमिस्ट्री में होता है। ऑक्सीकरण ये भी, अपचयन भी, लेकिन हाइड्रोलिसिस ये भी हमारा क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो बल आपने नाम सुना होगा, ये आपने सुना होगा फिजिक्स में, यानी कि ये कैसा परिवर्तन हो गया? ये हो गया हमारा भाई भौतिक परिवर्तन हो गया। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि रासायनिक प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से कोई नहीं है। कौन सी नहीं है? तो 7 में का हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण के मूल इकाई क्या है? जगत, जाति या वंश या कुल? जगत या जाति या कुल? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, सजीवों के जो वर्गीकरण की मूल इकाई है वो क्या है? जाति है। सजीवों के वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो ध्यान रखेंगे जाति को माना गया है। किसको माना गया है? जाति को माना गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी बढ़ जाती है गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, त्वरण ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा। मैं आपको पूरी तरीके से समझा रहा हूं। पूरी तरीके से क्या समझा रहा हूं? ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये होती है गतिज ऊर्जा। क्या होती है भाई? गतिज ऊर्जा। और प्लस क्या होती है? प्लस होती है स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है भाई? स्थितिज ऊर्जा। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है मैकेनिकल एनर्जी, इसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और इसको क्या बोलते हैं?
पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्थितिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है और ये यांत्रिक ऊर्जा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मान लीजिए ये पृथ्वी तल है और यहां से हम क्या है इस पिंड को ऊपर ले गए और यहां पे रख गया। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाएंगे, यहां पर कोई क्या है, मान लीजिए जैसे ही हम ऊपर जाएंगे स्पीड क्या है धीरे धीरे घटती जाएगी, यानी कि गतिज ऊर्जा आपकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। और जब जितनी ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे ही ये ऊपर ऊंचाई पे पहुंच जाएगा हमारा पिंड या वायुयान ठीक ऊपर सबसे अधिकतम ऊंचाई पे होगा, तो इसमें एक स्थिति ऐसी आएगी कि गतिज ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा महत्तम हो जाएगी। क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। अगर कहीं पर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा कम होगी, अगर स्थितिज ऊर्जा कम है तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। यानी कि एक दूसरे के कैसी है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अगर कहीं किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा कम है तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, अगर गतिज ऊर्जा कम है तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। जैसे जैसे इसमें कोई पिंड वायुयान से नीचे गिराया जाता है, वायुयान से गिराया जा रहा है, नीचे गिराया है, जब यहां पर था तो इसमें क्या था, यहां पे जब था तो इसमें क्या था भाई, इसमें था भाई स्थितिज ऊर्जा ज्यादा थी। कैसी थी भाई, इसमें स्थितिज ऊर्जा कैसी थी, स्थितिज ऊर्जा ज्यादा थी, अधिकतम थी। लेकिन जैसे ही ये पिंड नीचे गिराया गया तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे जब गिराया जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा फिर से क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्या होगा गाइस, बढ़ेगी। और क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। तो जब पिंड नीचे से ऊपर जाएगा, तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, वो घटेगी। और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी गाइस, बढ़ेगी। तो नीचे से ऊपर जाने पर गतिज ऊर्जा घटती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा घटती है। ये डायग्राम बनाकर लिख लेना और ये फॉर्मूला लिख लेना। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसके क्या है, सूत्र पूछे जाते हैं और इस पे क्या है, न्यूमेरिकल आता है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 1/2 mv² होता है। m क्या है, द्रव्यमान है, b क्या है, पिंड का वेग होता है। अगर आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछता है तो ध्यान रखेंगे mgh पूछता है। m क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, और g क्या होता है, उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण होता है, और h क्या होता है, ऊंचाई होती है कि आप उस पिंड को कितनी ऊंचाई पर ले जाके गए हैं या कितनी ऊंचाई पे आपने वो रखा है। तो आपसे पूछेगा कि गति निम्न में से इसकी क्या है, बढ़ जाती है, तो आप क्या बताओगे, क्या बढ़ जाएगी भाई, जब ऊपर से नीचे बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं रियलिटी दिल से विश्वास दिला रहा हूं, आपको इस चैनल के माध्यम से रेलवे में काफी स्कोर इंप्रूव करने की टिप्स मिलेंगी। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा होने वाला यौगिक कौन सा है? ये बच्चा जानता है कि जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और किसके कारण आते हैं, सल्फर के कारण हमारे क्या है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बच्चा जानता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 11 की तरफ। 11 क्या कहता है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी केंद्र के बीच आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है, वो इनमें से कौन सा है? कौन है भाई जो किसी सैटेलाइट के और पृथ्वी के बीच में आकर्षण और क्या कह रहे हैं भाई, ये गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है? तो कौन करता है? अभिकेंद्रीय बल करता है। तो मेरी बात को पूरी ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो किस प्रकार से करता है। मान लीजिए ये कोई हमारे पास वृत्ताकार मार्ग है, इसका ये केंद्र है और इस पर क्या है, कोई पिंड है, और जो कि क्या कर रहा है भाई, वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। तो इस पर क्या होता है, एक बल अंदर की ओर लगता है जिसे बोलते हैं हम F, और ये होता है F बराबर होता है mv²/r, और इसी को हम बोलते थे, क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं भाई, अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं इसको गाइस, अभिकेंद्रीय बल। एक बल बाहर की तरफ कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं
अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं इसको हम? अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल जो होता है ये बाहर की तरफ कार्य करता है और जो अभिकेंद्रीय बल होता है ये अंदर की ओर कार्य करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। कभी कभी इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, अभिकेंद्रीय बल के अपकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल। आप लोगों ने नाम सुना होगा बॉसिंग मशीन। क्या है भाई? बॉसिंग मशीन। तो जो बॉसिंग मशीन है वो किस पर काम करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। दूसरा ध्यान रखेंगे, रई। क्या है भाई? रई। रई कौन सी होती है भाई? दूध से दही निकालना, दूध से दही निकालना, दूध से दही निकालना। तो जो मट्ठा चलाने वाली रई होती है, जो छाछ चलाने वाली रई होती है, पहले तो देखा होगा आप लोगों ने कि लेडीज क्या है, एक ऐसा हस्त चलाती थी, राजस्थान में ये फेमस है। और अब क्या हो गया, अब तो इलेक्ट्रिक रई आ गई है, जो कि आप लगाओ और स्विच दबाओ, 5 मिनट में क्या हो जाएगा, दूध से दही बन जाएगा। मतलब दूध से क्या हो जाएगा, दही से क्या हो जाएगा, घी निकल जाएगा। तो जो दही चलाने की जो मशीन होती है ऑब्वियसली, तो वो क्या होती है, रई होती है। ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करती है। लेकिन बात करें हम किसकी भाई, अभिकेंद्रीय बल के, तो आपने नाम सुना होगा क्या है, सूर्य का। भाई सूर्य का पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, उल्टा बोल रहे हैं हम। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, किसका भाई, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। नंबर दूसरा ध्यान रखेंगे, मौत का कुआं। भाई मौत का जो कुआं होता है उसमें जो व्यक्ति होता है बाइक चलाता है, तो उसके क्या होता है, केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, केंद्र की ओर, जो उसको गिरने नहीं देता है। वो कौन सा बल होता है, अभिकेंद्रीय बल। आप सड़क पर चलते हो, किस पर, सड़क पर आसानी से चलना। नंबर ध्यान रखेंगे, सड़क पर आसानी से चलना। एक और एग्जाम्पल है जो जिसमें कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों काम करते हैं। आपने एक बाल्टी ले ली और बाल्टी लेके आपने इस तरीके से घुमा रहे हैं और उस बाल्टी में पानी है, तो ना तो पानी गिरेगा और ना ही बाल्टी आपके हाथ से छूटेगी। तो उसमें क्या होता है, एक बल केंद्र की ओर कार्य करता है, उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और एक बल बाहर की ओर कार्य करता है, उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो इसीलिए क्या होता है, बॉसिंग मशीन, रई, ये अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, मौत का कुआं में व्यक्ति का बाइक चलाना और सड़क पर आसानी से चलना, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये अपकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल हैं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एमीबियासिस ये एक नामक रोग है। एमीबियासिस के कारण क्या होता है गाइस, ये एमीबियासिस क्या है, इससे क्या होता है, पेचिस होता है। जैसे आप क्या है, मार्केट से फल लेके आओ और उन्हें बिना धुले खा लो, या कहीं क्या है ऐसी जगह गंदी वायु सी क्या है, ऑक्सीजन के रूप मतलब सांस के रूप में अंदर ले लो, या कोई गंदा पानी पी लो। इस तरीके से ज्यादातर तो ये बिना धुले फलों से हो जाता है। तो गंदा पानी पीने से, बिना धुले फल खाने से क्या हो जाता है, पेचिस हो जाता है। और इस रोग को हम क्या कहते हैं, एमीबियासिस के कारण ये पेचिस हो जाती है। तो एमीबियासिस क्या होती है, ये एक बीमारी होती है, ये रोग होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। इसका आप राइट आंसर बताइए। मैं तब तक क्या है, पानी पी लेता हूं। और हो सके तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा करके हमें अप्रिशिएट करोगे। अपना छोटा भाई समझ लो या बड़ा भाई समझ लो या गुरु समझ लो, जो भी आप समझो। तो आप अगर लगता है कि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए थैंक यू। आइए गाइस आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंश नहीं है, उत्सर्जन तंत्र का क्या है, अंग नहीं है। तो आप लोग जानते हो गुर्दे, किडनी, इसका काम क्या होता है, रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण करना। तो ये तो हमारा इसका अंग है। अगर हम बात करें मूत्र वाहिनी, तो मूत्र वाहिनी का काम क्या होता है, मूत्र को गुर्दे से यानी कि जहां से मूत्र बनता है, कौन बनाता है, किडनी। तो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने का काम किसका होता है, मूत्र वाहिनी का होता है। तो ये भी उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अच्छा, ये बात करें मूत्र मार्ग जिसके रास्ते से क्या है, मूत्र जाता है,
लेकिन गर्भाशय जो है ये किसका भाग है? ये प्रजनन तंत्र का है। किसका है गाइस? ये प्रजनन तंत्र का है, प्रजनन तंत्र का भाग है। तो प्रजनन तंत्र का भाग क्या क्या है भाई? आपके ध्यान रखेंगे लिंग, और आप ध्यान रखेंगे टेस्टिस। क्या है भाई? टेस्टिस। और एक नाम ध्यान रखेंगे, और लिंग हो गया, टेस्टिस हो गया, और गर्भाशय ध्यान रखेंगे, गर्भाशय। क्या है भाई? गर्भाशय। तो लिंग हो गया, टेस्टिस हो गया, गर्भाशय हो गया, योनि हो गया। तो ये किसके भाग है? ये प्रजनन तंत्र के भाग हैं। किसके हैं गाइस? ये प्रजनन तंत्र के ये भाग हमारे हैं। तो 13 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 13 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो कहां उसका आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट लगा लो पहले तो आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई सरल लोलक है और उस सरल लोलक को आप पहाड़ पे ले जाइए, तो जैसे ही आप पहाड़ पे ले जाएंगे तो क्या होगा? सरल लोलक की क्या होगा? आवर्तकाल घटेगा या बढ़ेगा? मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा। एक सूत्र होता है T बराबर 2 पाई रूट में L अपॉन जी, ये सूत्र होता है गाइस। और ये सूत्र होता है, तो इससे क्या करेंगे? अगर हमने किसी सरल लोलक की लंबाई कांस्टेंट रख दी और पाई भी हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये T जो हो जाएगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट रूल अपॉन L, 1 अपॉन रूट में G, 1 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा? G के। एक बात समझो मेरी बात को, एक बात ये समझो कि अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा भाई? घटेगा। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा तो आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी ग्रह पर या किसी जगह जाने पर, कोई भी ऐसा स्थान जहां पर क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान घट रहा है, तो वहां पर लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर किसी ऐसी जगह पर चले जाओ कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? बढ़ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आवर्तकाल क्या हो जाएगा गाइस? घट जाएगा। ये जो मैंने बात बताई है ये वाली, ये आप ऐसे कर लो, बिल्कुल छाप लो। लेकिन अब बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण आपको पता होगा तभी तो आप बता पाओगे कि आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या कहता है? मान लीजिए ये हमारे पास क्या है भाई? ये पृथ्वी है, और जैसे ही हमारे पास ये पृथ्वी है तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है? इसका केंद्र है। ये क्या है? इसका केंद्र। और ये क्या है? हमारे ध्रुव। और ये भी क्या है? हमारा ध्रुव। भाई ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या हो जाएगी? भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगी? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हो जाएगी, जिसे हम 0 डिग्री रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अब क्या ध्यान में रखेंगे कि जो ध्रुव होता है, इन ध्रुवों पर जी का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है। तो यहां भी जी का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। और केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। और भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? कम होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो। केंद्र पर जी का मान क्या होता है? कम होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान केंद्र पर 0, भूमध्य रेखा पर कम। जैसे ही आप केंद्र की तरफ जाते हो, जैसे ही आप केंद्र की तरफ आते हो, जैसे ही आप केंद्र की तरफ आते हो, जैसे ही आप केंद्र की तरफ आते हो, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? घटता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है गाइस? घटता है। परंतु आप क्या होता है? पृथ्वी तल से ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो, ध्यान रखेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर जाने पर क्या है भाई? ऊपर जाने पर, तो ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। और नीचे जाने पर भी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। चाहे तो आप पृथ्वी तल से ऊपर जाइए तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और चाहे नीचे जाइए तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, कम होगा। तो ये कह रहा है कि सरल लोलक को किसी पहाड़ी पर लेकर जाए, तो ये चोटी पे लेकर जा रहे हैं। जब चोटी पे लेकर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? कम होगा। और जब कम होगा तो आवर्तकाल क्या होगा गाइस? बढ़ेगा। आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लाइक कर दो एकदम बिना पूछे, ठीक है? नहीं तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से बैठ जाएंगे, कॉपी पेन लेके पूरे होश और हवास में, बिना किसी के मैसेज दिए हुए। जो भी आपका दोस्त है या मित्र है उससे बोल दो कि आज मैं पढ़ने में हूं और अमित सर की बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है, जिससे कि रेलवे में डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेंगे। आज की क्लास से आपको बिल्कुल एकदम हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कह रहे हैं कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? तीसरे सेल, अगर हम बात करें कि किसी में परमाणु में कक्षा होती है, तो कक्षा कौन कौन सी होती है? एक K होती है,
है, एक L होती है और एक M होती है और एक N होती है। इसके लिए आप वो लोग ध्यान रखेंगे, इसके लिए N का मान क्या होता है, इसके लिए N का मान 1 होता है और इसके लिए N का मान 2 होता है और इसके लिए 3 और इसके लिए 4 होता है। अगर हम बात करें इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है भाई, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम बात करें कि कक्षा में, किसमें भाई, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2n²। क्या होता है गाइस, ये होता है हमारा 2n²। क्या होता है, 2n²। ये ध्यान रखेंगे, क्या होता है, 2n² होता है। जब 2n² होता है तो आप लोग मुझे बताइए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप कहोगे 2 इंटू n का मान कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। इसमें कितने हो जाएंगे, 2 इंटू n का मान 2 और इसका स्क्वायर। इसमें कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इसमें कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे गाइस, इसमें हो जाएंगे 2 ही करना 2 का 1 का वर्ग 2, 2 ही करना 2 और इसमें हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 3 9 9 दूनी 18 और 4 चौक 16 दूनी 32, यानी कि 2 8 18 32। अगर आपसे पूछेगा कि के जो कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। अगर एल कक्षा है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 और एम में कितने 18, एन में कितने 32। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो तीसरे सेल की बात करी है तो तीसरा सेल हो जाएगा हमारा एम, तो राइट आंसर हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइस, बी बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध का मतलब किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट, जिसमें क्या कह रहे हैं भैया कि इसमें कह रहे हैं 2 वोल्ट, जिसमें 2 वोल्ट सब क्या क्या है, विभवांतर है, लागू किया जाता है। तार के मध्य से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। भाई करंट कितनी है, 1 एम्पियर। तो आपको दिया क्या है, आपको आई का मान दे रखा है 1 एम्पियर और आपको दे रखा है बी यानी कि वोल्ट का मान कितना दे रखा है, 2 वोल्ट और आपसे प्रतिरोध का मान पूछा है। और आप सब लोग जानते हैं ओम का नियम, क्या जानते हैं भाई, ओम का नियम। ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि रेलवे में क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओम का नियम आप लोगों को पता होना चाहिए, B बराबर I इंटू आर। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट रहे तो उस चालक तार में बहने वाले विभवांतर तथा उसमें चालक तार में बहने वाली धारा का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, यानी कि उसे प्रतिरोध भी कहते हैं और इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। या उसका अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, ये हमारा ओम का नियम होता है। तो B बराबर आई आर, तो B का मान कितना है भाई 2 और I का मान कितना है 1 और R का मान आपसे पूछा है। तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा 2 ओम। R बराबर क्या आ जाएगा 2 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा B, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा भाई। बी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल इत्मीनान मान के और मुझ पर विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, स्पेशली रेलवे के लिए, उसमें भी साइंस, स्पेशली साइंस। ध्यान रखेंगे। तो निम्नलिखित में से किसकी कमी को रक्तहीनता होती है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से, भाई आपकी बॉडी में रक्तहीनता हो गई है, एनीमिया हो गया है, थैलेसीमिया हो गया है। तो ये सारी की सारी जो बीमारी है ना, जब ब्लड की कमी आ जाती है ना आपकी बॉडी में, तो तब होती है ये। इसके थैलेसीमिया हो गई या एनीमिया हो गया, तो ये कब होती है, ये जब होती है जब आपकी बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो कब होता है हीमोग्लोबिन की कमी, कब आती है, जब आप कम आयरन युक्त पदार्थ खाते हो, जब आप कम आयरन युक्त, अगर आप मान लीजिए आयरन भाई आयरन की मात्रा आप कम ले रहे हो, जब आप आयरन की मात्रा कम ले रहे हो या आयरन युक्त पदार्थ कम खा रहे हो तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम बनेगा। और जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्या है भाई, ब्लड क्या है, कम बनेगा। और जब ब्लड कम बनेगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगी रक्तहीनता। क्या हो जाएगी भाई, रक्तहीनता हो जाएगी। या आप कह सकते हैं कि एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एनीमिया हो जाएगा। या आप कह सकते हैं
कि थैलेसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थैलेसीमिया हो जाएगा। तो थैलेसीमिया या एनीमिया या रक्तहीनता, इसमें क्या होते हैं, ये तीनों बीमारी ऐसी हैं जिनमें क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड की मात्रा कम होने लगती है। तो आप कोशिश करना आगे से कि आप आयरन युक्त पदार्थ ज्यादा से ज्यादा खाएं, जिससे क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा बने आपकी बॉडी में। ठीक है नहीं? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति का कारण है। द्रव का घनत्व, पृष्ठ का घनत्व, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्वीय है या गुरुत्व। तो अभी भी इस समय बाहर बारिश पड़ रही है, तो आप लोगों को बताना है, बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति का क्या कारण है। तो द्रव का घनत्व या पृष्ठ तनाव या वायुमंडलीय दाब या गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी गुरुत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा की बूंद होती है वो कैसी होती है? गोला आकृति के रूप में आ जाती है। किसके कारण आ जाती है गाइस? पृष्ठ तनाव के कारण आती है। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में खूब अच्छे से स्टडी किया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहता है कि 5 मीटर प्रति सेकंड, भाई 5 मीटर प्रति सेकंड की गतिशील, कोई गतिशील है, कोई पिंड है जिसका वजन 22 किलोग्राम वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 5 मीटर प्रति सेकंड गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आपको जो वजन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 22 किलोग्राम, 22 किलोग्राम वजन दे रखा है। और पिंड जो वस्तु है उसकी जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है गाइस? वो चाल दे रखी है हमारे पास 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। और आपसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और इसका फॉर्मूला भी हमने बताया था 1/2 mv स्क्वायर। जब 1/2 mv स्क्वायर हमने बताया था तो आप इसमें क्या है लगा देंगे। तो 1/2 m का मान कितना लगाओगे आप? 22 लगाओगे। और b का मान कितना लगाओगे? 5। और 5 का कितना कर दोगे आप? वर्ग। तो 5 पंजे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और जैसे ही आप इसकी गुणा करोगे या इसको काटोगे तो ये कर चला जाएगा 11 बार। और आप 11 की 25 से गुणा करोगे तो 11 पंजे हो जाएगा 55 और हासिल जाएगा 5। और 11 दूनी हो जाएगा 22 और 22 और 5 हो जाएगा 27, यानी कि 275। भाई ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। भाई ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो 275 जूल, 275 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। ये ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गाइस? mgh होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। आज की जो मैराथन है हमारी, इसमें पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन वाले। आप देखना कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। देखिए, इनमें से कौन सी वस्तु धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सी वस्तु धातु का जो विद्युत तार होता है ना, इलेक्ट्रिक वायर, तो उसका जो प्रयोग क्या है आप बनाने के लिए, इनमें से कौन सी धातु? देखो, चांदी का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूं ना चालकता के आधार पे, अगर हम बात करें ना चालकता, तो जो चालकता होती है ना, चालकता सबसे ऊंची जो होती है वो किसकी होती है? पहले नंबर पे होती है चांदी की, और दूसरे नंबर पे होती है कॉपर की, और तीसरे नंबर पे होती है एल्युमिनियम की, और चौथे नंबर पे होती है Fe की। तो Fe को तो पूरी तरीके से हटा दो, बिल्कुल कोई प्रयोग नहीं करता है। तो ये 3 जो है आपको धातु देखने को मिलती है। तो चांदी का हम प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? किस लिए नहीं करते हैं? क्योंकि ये तन्यता वाली है, ये दूसरी तन्यता वाली है। कैसी भाई? दूसरी तन्यता धातु है। अब पहली कौन सी है? पहली बात करें हम तो पहली है सोना। क्या है भाई? पहली सोना। और ये क्या है? महंगी है। क्या है भाई? महंगी है। अगर आप घरेलू वायरिंग में या विद्युत तारों के रूप में आप चांदी का प्रयोग करने लगो, सबसे अच्छी चालकता चांदी की होती है। किसकी होती है भाई? चांदी की है। अगर आप चांदी का प्रयोग करने लगो तो चोर क्या है? सोना चांदी नहीं देखेंगे आपके घरों में आके। क्या देखेंगे? कि देखेंगे किधर वायरिंग अच्छी खासी हो रखी है तो तारों को अमेटेंगे और चलते बनेंगे।
हो गई अच्छी मजदूरी। तो चांदी का हम कई कारणों की वजह से हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसकी चालकता अच्छी है लेकिन इसकी मजबूती अच्छी नहीं है, ये महंगी है, ये तन्यता वाली धातु है, अधिक खींच के इसको पतले से पतले तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। और पहला नंबर पे जो है जो तन्यता वाली धातु वो सोना है। लेकिन हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर की जो चालकता होती है वो अच्छी होती है। अगर आपके पास बजट है अच्छा खासा तो आप कॉपर की वायर यूज करोगे, और बजट थोड़ा कम है तो आप एल्युमिनियम की वायर करोगे। तो इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार का प्रयोग बनाने के लिए किया जाता है? चांदी का करते नहीं है, मैग्नीशियम का होता नहीं है, लेड बिल्कुल दूर है, क्या हो जाएगा? कॉपर यानी कि तांबा। तो उम्मीद करता हूं चालक और अचालक और कुचालक से क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो चालक होते हैं इसमें क्या होता है, जो चालक होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक होते हैं, क्योंकि किसी भी चालक यानी कि किसी भी पदार्थ में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे हैं तो उसमें क्या है, धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अरबों खरबों की संख्या में होते हैं, इसलिए चालक होते हैं वो विद्युत धारा के क्या होते हैं, क्या है, चालक कंडक्टर होते हैं। और जो हमारे अर्धचालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए क्या है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। अगर बात करें हम कुचालकों की, तो इन कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल शून्य होते हैं, एक भी नहीं होता, इसलिए इनमें क्या है, जो कुचालक होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे रबड़ हुआ, सूखी लकड़ी हुई, माइका हुआ, शुद्ध जल हुआ, तो ये क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। और चालक क्या होते हैं, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, चांदी हुआ, ये हमारे चालक होते हैं। अगर हम अर्धचालक की बात करें तो सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये कैसे होते हैं हमारे, ये अर्धचालक होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो धातु यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो हमारा ये क्वेश्चन था ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी पूरी अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो जाकर प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, मैं डेली इलेक्ट्रिसिटी की 2-3 वीडियो ला चुका हूं बहुत बेहतरीन तरीके से कम 8 क्लासों में वैद्युत वाला चैप्टर मैं खत्म करा रहा हूं। तो आप जाके विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए। तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। यहां पे दे रखा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपसे पूछा है कि भौतिक परिवर्तन पूछा है। क्या पूछा है आपको, भौतिक परिवर्तन पूछा है। तो भौतिक परिवर्तन उसे परिवर्तन को कहते हैं जिसको हम क्या कर सके भाई, जिसको हम प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सके। क्या हो गया भाई, प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सके। जैसे आपने पानी गर्म किया, कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। आप लोगों ने पानी का बर्फ जमा लिया, कुछ देर बाद उसको टेम्परेचर दे दो थोड़ा सा भी, 0 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर, तो बर्फ पानी बन जाएगा। आपने क्या किया, पानी का बर्फ बना लिया और बर्फ का पानी बना लिया। तो ये ऐसे परिवर्तन होते हैं, जैसे मोम का पिघलना हुआ, तो ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे अंडे का पकना हुआ, भोजन का पचना हुआ, लोहे पर जंग लगना हुआ, नींबू का सड़ना हुआ, केले का सड़ना हुआ, बल्ब का टूटना हुआ, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इन्हें हम वापस प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते। तो अंडे का पकना रासायनिक परिवर्तन है, केक को ब्रेक करना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, केले का सड़ना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन आइस क्यूब का पिघल गया, वापस हम आइस क्यूब बना सकते हैं, पिघल जाएगा पानी बन जाएगा, फिर आइस क्यूब बना सकते हैं। तो कैसा परिवर्तन हो गया, ये हमारा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। कैसा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। मेरी बात पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे और इंपोर्टेंट लगा के लिख देंगे। क्या लगा के लिखेंगे, इंपोर्टेंट लगा के लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्वच्छ जल में देखो, नमकीन तो हमारा इसका तो घनत्व ज्यादा होता है, बात ध्यान रखेंगे। मरकरी इसका घनत्व भी क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन पेट्रोल और जल में अगर हम बात करें, तो पेट्रोल और जल में अगर बात करें तो इसकी अपेक्षा इसका घनत्व ज्यादा होता है। केवल पेट्रोल है जिसका घनत्व क्या होता है भाई, कम होता है। पेट्रोल का ही घनत्व सबसे कम होता है भाई। पारा का तो घनत्व अधिक होता है, और नमकीन जल यानी कि आपने उसमें अशुद्धि मिला दी या नमक डाल दिया, तो नमक डालने से क्या होता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है।
ठीक है नहीं। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो स्वच्छ जल में और पेट्रोल में, तो स्वच्छ जल से भी पतला, ये कह सकते हैं कम गाढ़ा होता है कौन, पेट्रोल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। अभी तक एक दो स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि सर क्वेश्चंस इंग्लिश में लिख दिया करें। तो इंग्लिश में लिखने का कारण यही है कि टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगता है और हमारे पास इतनी बड़ी अभी टीम है नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अभी हिंदी में ही क्वेश्चन टाइप करते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे, आप लोगों ने इस तरीके की हमसे क्या है उम्मीद रखी है, तो जल्दी हम आगे जब भी क्वेश्चंस लाएंगे तो मैराथन लेके आएंगे तो वो इंग्लिश में ही रखेंगे। तो क्वेश्चंस हमारा इंग्लिश में होगा और ऑप्शंस भी हमारे इंग्लिश और हिंदी में जैसे होगा उस तरीके से हम रखने का प्रयास करेंगे। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व, तो आवर्त सारणी में जो सबसे हल्का तत्व है, ध्यान रखेंगे सबसे हल्का तत्व क्या, हीलियम है, हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है। सबसे हल्का तत्व बात करें तो ये क्या है, हाइड्रोजन है। अगर इसका हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। अगर इसकी हम खोज की बात करें तो ये खोज जो की थी इसकी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने करी थी भाई, हेनरी कैवेंडिश। इसकी खोज पूछी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आवारा तत्व। क्या कहते हैं इसको, हम आवारा तत्व कहते हैं। इसका क्या है, सर्वाधिक ऊष्मीय मान। क्या है भाई, इसका सर्वाधिक ऊष्मीय मान है, इसका सर्वाधिक ऊष्मीय मान है। इसी को हम क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। इतनी बात समझो आप लोग, इतनी बात समझो। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। आवारा तत्व कहते हैं सर्वाधिक ऊष्मीयमान, यानी कि 1 ग्राम ऊष्मा जलाने पर सबसे ज्यादा जो हीट निकलेगी, सबसे ज्यादा ऊष्मा जो मिलेगी, 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाने पर सबसे ज्यादा जो ऊष्मा मिलेगी वो हाइड्रोजन से मिलेगी। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये भविष्य का ईंधन है और इसको हम आवारा तत्व भी कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि हाइड्रोजन बनाने की विधि, क्या पूछ लेता है, हाइड्रोजन बनाने की विधियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, हाइड्रोजन बनाने की विधियां। तो विधियां में आप ध्यान रखेंगे जल अपघटन द्वारा। कैसा है भाई, जल अपघटन द्वारा। तो जल अपघटन द्वारा क्या कर सकते हो आप, हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हो। आप हाइड्रोजन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, जल ले लेंगे और ये उत्क्रमणीय क्रिया करा दोगे। तो जैसे ही जल अपघटन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी प्लस ऑक्सीजन आयन बन जाएगा। तो H पर प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जल अपघटन आ जाएगा। आप क्या करेंगे, H2SO4 के साथ आप जिंक की क्रिया करा दो। जैसे ही जिंक की क्रिया कराओगे तो ZnSO4 बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा H2O बन जाएगा। तो जस्ते की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर भी आप क्या है, हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाइड्रोजन की प्रयोग, भाई इसके क्या है, प्रयोग। तो प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप ध्यान रखेंगे हाइड्रोजनीकरण में, क्या है भाई, हाइड्रोजनीकरण में। तो हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। दूसरा ध्यान रखेंगे हैबर विधि से, भाई हैबर विधि से अमोनिया बनाने में, हैबर विधि से अमोनिया बनाने में। अमोनिया कैसे बनाएंगे, आप क्या ले लोगे भाई, N2 ले लो, NH3 ले, क्या ले लोगे, N2 ले लोगे और प्लस H2 ले लोगे, यानी कि नाइट्रोजन ले लोगे और H2 ले लोगे तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। तो ये अमोनिया बनाने में। नंबर तीसरा ध्यान रखेंगे जल निर्माण में, क्या है भाई, जल निर्माण में। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है ईंधन के रूप में। भाई जो हाइड्रोजन है इसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं। किसके प्रयोग में, ईंधन के रूप में। तो आप इतनी सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हाइड्रोजन से पूछे जाते हैं अक्सर। हाइड्रोजन बनाने की विधियां जल अपघटन द्वारा, जस्ते पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने पर, और इसके प्रयोग हाइड्रोजनीकरण में यानी कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, हैबर विधि में यानी कि N2 प्लस H2 की क्रिया कराएंगे तो अमोनिया गैस बन जाएगी। और दूसरा ध्यान रखेंगे जल निर्माण में, और चौथा ध्यान रखेंगे ईंधन के रूप में। तो ईंधन के रूप में तो सबसे अच्छा प्रयोग हाइड्रोजन का किया जाने लगा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 में का बी क्या हो जाएगा गाइस, 23 में का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरे इत्मीनान से बैठ जाएंगे। आप लोग इतनी मेहनत करते हो वैकेंसी के लिए आने के लिए, कितनी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं कि भाई वैकेंसी नहीं आ रही है, कितने हमने ट्यूटर कैंपेन किए,
रेलवे वैकेंसी को लाने के लिए। तो आप लोग जब इतनी मेहनत करते हो तो आज 2 घंटे बैठ के तसल्ली से ये हमारी पूरी क्लास ले सकते हो, और 8 दिन बाद इसकी क्लास को दोबारा देखना, इस क्लास को दोबारा देखना, तभी आपके क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। कि परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है आपवाऊ सिद्धांत द्वारा, हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा, या हुंड के नियम के द्वारा, या पाउली के अपवर्जन के नियम के द्वारा। देखो पाउली ने क्या कहा था, पाउली ने क्या था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हम कहेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होंगी। भाई इन्होंने कहा था कि पाउली का जो अपवर्जन नियम था ये था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या है वो कैसी होंगी, समान नहीं होंगी। आपवाऊ का जो नियम था, ये आपवाऊ का ये नियम ये है कि जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो पहले निम्न ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर में और बाद में क्या हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर में। तो पहले निम्न ऊर्जा स्तर में और बाद में उच्च ऊर्जा स्तर में क्या है, इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था, इन्होंने ये कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए कोई भी पिंड है, अगर वो गतिशील है तो उसके वेग का निर्धारण आप कर सकते हैं। तो उसकी क्या है, उसके संवेग, उसके जो वेग में, अगर आप वेग में उसके जो संवेग बोलो या वेग, अगर आप एक साथ वेग का निर्धारण कर पा रहे हो तो उसकी स्थिति का निर्धारण नहीं कर पाओगे। अगर आप उसकी स्थिति का निर्धारण कर पा रहे हो तो उसके वेग या संवेग का निर्धारण नहीं कर पाओगे। ये कहने का मतलब ये था कि आप एक ही समय में किसी गतिशील पिंड के स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते हो। तो ये क्या था हमारा, ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत था। और हुंड का नियम क्या कहता था कि एक इलेक्ट्रॉन, क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, ये क्या था भाई क्रम का मतलब ये हुआ इस तरीके से, मान लीजिए 3 हमारे क्या है उपकोष है, तो पहले आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, फिर इसमें भरोगे, फिर इसमें भरोगे, फिर यहां से लाओगे, इस तरीके से। तो ये क्या है, युग्म बनते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम था वो हुंड का नियम था। पाउली का जो अपवर्जन का नियम था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। और ये आपवाऊ का जो सिद्धांत था, ये पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पहले कम ऊर्जा वाले कक्षा में जाएगा और फिर उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाएगा। तो पूछा है परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरने का परमाणु कक्षा में कक्षकों को भरने का जो क्रम था वो नियंत्रित होता है, वो किससे होता है, वो होता है आपवाऊ के नियम से। किससे भाई, आपवाऊ के नियम से क्या होता है, ये नियंत्रित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आप लोगों से पूछ क्या रहा है कि चेचक का टीका किसने विकसित किया था। तो चेचक का जो टीका विकसित किया था वो किसने किया था भाई, एडवर्ड जेनर ने। भाई चेचक का जो टीका दिया था वो किसने दिया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका। ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है रॉबर्ट कोच ने दिया था तपेदिक का टीका। किसका भाई, तपेदिक का टीका। तो तपेदिक का टीका जो दिया था वो रॉबर्ट कोच ने दिया था। लुई पास्चर ने, ध्यान रखेंगे, लुई पास्चर ने दिया था रेवीज का टीका। क्या है भाई, रेवीज का टीका। किन 2 लोग थे तो रेवीज ज्यादा मुख्य है, तो रेवीज का टीका लुई पास्चर ने दिया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या है, पेनिसिलिन, क्या है भाई, पेनिसिलिन की खोज की थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट कोच ने तपेदिक के टीके की खोज की थी, लुईस पास्चर ने रेवीज की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने नाम सुना होगा रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच तो आपको पता चल गया। एक आपने सुना होगा रॉबर्ट, क्या है भाई, रॉबर्ट ब्राउन। क्या है भाई, रॉबर्ट ब्राउन। और एक आपने सुना होगा रॉबर्ट कोच, और एक नाम सुना होगा आपने रॉबर्ट हुक। ये 3 नाम ऐसे
ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो रॉबर्ट कोच ने तो तपेदिक की खोज कर दी थी, किसकी भाई, तपेदिक के टीका की। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी केंद्रक की खोज। और रॉबर्ट हुक ने करी थी मृत कोशिका की, किसने करी थी भाई, मृत कोशिका की खोज करी थी। अगर पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, तो जीवित कोशिका की खोज करी थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने, एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने। पूछ लेता है राइबोसोम की खोज किसने करी थी, राइबोसोम, राइबोसोम तो राइबोसोम करी थी जॉर्ज पेलाडे ने, किसने भाई, जॉर्ज पेलाडे, जॉर्ज पेलाडे। ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लेता है लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम तो लाइसोसोम की खोज करी थी डी डुबे ने, किसने करी थी, डी डुबे ने। तो डी डुबे ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। लाइसोसोम की ध्यान रखेंगे डी डुबे ने, और राइबोसोम की ध्यान रखेंगे जॉर्ज पेलाडे ने। ध्यान रखेंगे जीवित कोशिका की एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने, और मृत कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी, और तपेदिक टीके की खोज करी थी रॉबर्ट कोच ने। ये तीन नाम कॉमन थे, इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। तो चेचक के टीके का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइस, बिल्कुल डी, बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस 25 और बाकी हैं, 25 और बाकी है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल सही बात, जल्दी से दीजिए। तो अब तक निम्नलिखित में से अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए बादल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, आपने नाम सुना होगा चांदी का। तो चांदी के कुछ यौगिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चांदी के जो कुछ यौगिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम नाइट्रेट नहीं, भारी जल बिल्कुल नहीं, ये D2O बोलते हैं। सल्फर आयोडाइड नहीं, इसे बोलेंगे हम सिल्वर आयोडाइड। क्या है भाई राइट आंसर, सिल्वर आयोडाइड। तो मेरी बात को पूरी तरीके से गौर से देखेंगे। एक होता है AgI, इसे बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड, एक होता है AgBr, एक होता है AgNO3, क्या होता है AgNO3, और एक होता है AgCl। तो AgCl रहने दीजिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने में, किसमें भाई, कृत्रिम वर्षा कराने में। तो कृत्रिम वर्षा कराने में हम किसका प्रयोग करते हैं, AgI का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछता है कि AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में, किसमें भाई, फोटोग्राफी में। और फोटोग्राफी में हम दो चीजों का प्रयोग और करते हैं, एक है हमारे पास हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, और एक नंबर दूसरा ध्यान रखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है भाई, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये प्रयोग करते हैं। और जो हमारा AgNO3 होता है इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो आप लोगों ने देखा होगा इसको हम बोलते हैं लूनार कास्टिक। क्या बोलते हैं इसको हम, लूनार कास्टिक बोलते हैं। और इसका प्रयोग जो हम करते हैं, क्या करते हैं भाई, मतदान स्याही में करते हैं, मतदान स्याही में या फिर दर्पण पॉलिश में। क्या है भाई, दर्पण पॉलिश में। तो दर्पण पॉलिश में या मतदान स्याही में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे जो है चांदी के तीन यौगिक हैं जिनका प्रयोग बहुत ज़्यादा क्या है एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि राइबोसोम की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो मैंने अभी बिल्कुल आप लोगों को बताया था कि डी डोबे ने किसकी करी थी, इसकी करी थी लाइसोसोम, किसकी भाई, लाइसोसोम की खोज करी थी, लाइसोसोम की खोज करी थी। तो लाइसोसोम की खोज करी किसने करी थी, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज करी थी डी डोबे ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने। मैं आप लोगों को बता चुका हूं केंद्रक की खोज, भाई केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने क्या करी थी भाई, मृत कोशिका। क्या करा था भाई, मृत कोशिका। तो मृत कोशिका ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछता है कि भाई जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका ध्यान रखेंगे एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने इसकी खोज करी थी। अगर आपसे पूछेगा कि जॉर्ज पेलाडे ने किसकी खोज करी थी, तो राइबोसोम, किसकी भाई, राइबोसोम की खोज किसने करी थी, राइबोसोम की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, जॉर्ज पेलाडे ने करी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 में का आपसे पूछ रहा है कि राइबोसोम, तो राइबोसोम का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे मैं अभी बता चुका था, फिर से आप लोगों को बता दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं कि कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है, पिट्यूटरी, अधचेतनक या थाइमस या
या पीनियल ग्रंथि? तो इस क्वेश्चन को ध्यान रख लेना, ये वन लाइनर क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, पूछा गया था। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, केवल यौन तक क्या कहती है, सक्रिय रहती है, केवल यौवन तक क्या रहती है, ये एक्टिव रहती है। कौन सी ग्लैंड है भाई, थाइमस ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल को प्रभावित नहीं करता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्वनि की चाल को कौन प्रभावित नहीं करता है? देखो अगर आर्द्रता ज्यादा होगी, अगर आर्द्रता ज्यादा होगी तो जो ध्वनि की चाल है, जो ध्वनि की चाल है वो कैसी होगी, ध्वनि की चाल कैसी होगी, ज्यादा होगी। अगर आप किसी माध्यम का तापमान बढ़ाते हो तो आपकी क्या हो जाएगी, ध्वनि की चाल कैसी हो जाएगी, ये ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी गाइस, ध्वनि की चाल भी ज्यादा होगी। अगर आप कठोरता बढ़ाते हो, कठोरता बढ़ाते हो तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी। लेकिन आप आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, ये आवृत्ति क्या करती है, को प्रभावित नहीं करती है। आवृत्ति क्या करती है, ये प्रभावित नहीं करती है। और आवृत्ति के साथ साथ लिख लोगे, आवृत्ति के साथ साथ लिख लोगे दाब। ये दाब और आवृत्ति, दाब और आवृत्ति ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं ध्वनि की चाल को, बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। आप आवृत्ति को बढ़ाओ या घटाओ, ध्वनि की चाल नहीं बढ़ेगी। आप दाब को बढ़ाओ या कम करो, ध्वनि की चाल बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। यानी कि दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक मात्रक होता है पास्कल, एक मात्रक होता है दाब। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 29 का कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। पूछ रहा है आप लोगों से, क्या पूछ रहा है कि ई का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसको आप लगाओगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने नाम सुना होगा जर्मन सिल्वर, नाम सुना होगा जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर किस किस से मिलकर होता है, ये बना होता है जेडेन से प्लस कॉपर से प्लस निकिल से, ये तीन चीजों से मिलकर होता है। जिंक कॉपर निकिल का ये मिश्रण होता है। लेकिन पूछता है कि इसमें चांदी कितना परसेंट है, तो चांदी कितना परसेंट है, 0%, यानी कि इसमें चांदी नहीं होती है। वैसे ही पूछ रहा है कि ई का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। तो ई का सिलिकॉन हम किस कहते हैं, ई का सिलिकॉन कहते हैं हम जर्मेनियम को कहते हैं। ई का सिलिकॉन हम किसे कहते हैं, जर्मेनियम को कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आगे ये हमसे कह रहे हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और आपको द्रव्यमान दे रखा है 10 किलोग्राम, आपको द्रव्यमान दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है, पृथ्वी पर इस पिंड का भार, और भार बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो m का मान कितना है, 10। भार नहीं, भार हम लगाएंगे f बराबर क्या लगाएंगे भाई, mgh लगाएंगे ना, ठीक है। तो किसी पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी पर कितना इसका भार हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है या क्या, F बराबर mv, ठीक है। हाँ, तो यहां लगाएंगे, यहां पे हो जाएगा F बराबर mg, बिल्कुल सही बात। तो यहां H नहीं लगाएंगे, यहां लगाएंगे F बराबर m में से निकालेंगे। तो किसी पिंड का जो भार होता है वो उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा W बराबर हो जाएगा F बराबर W बराबर m में, यही से बोल सकते हैं पृथ्वी पर है तो F बराबर mg। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 × 9.8, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 × 9.8 मतलब क्या हो जाएगा, 98 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया जो भार लगाया गया बल होता है वो उस वस्तु के किसके बराबर होता है, वो उस वस्तु के भार के बराबर होता है। तो बल बराबर क्या होता है, F है, और ये हमने इसे बोल दिया F है, F बराबर m में, और m में a को हमने क्या दिया, ये हमारा त्वरण है, ये हमने यहाँ पे ले लिया गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें पता है कितना होता है, 9.8 होता है, और ये हमने रख दिया तो हमें मिल गया 98 न्यूटन। लेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या कहता है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। किसी भी कोशिका है, उस कोशिका में सबसे बड़ा जो मौजूद कोशिकांग होता है वो अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे बोलते हैं एंडो, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम। ध्यान रखेंगे ये क्या है हमारे पास, मान लीजिए आप कोशिका मान लीजिए, और ये क्या है आप मान लीजिए केंद्रक। भाई ये क्या है हमारे पास, ये मान लीजिए आप कोशिका, क्या है हमारे पास, ये हमारी कोशिका है, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है केंद्रक। क्या है भाई, ये केंद्रक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जो बाहर होता है, जो ये जो होता है ये कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको, और ये क्या होता है हमारा, ये वाली जो होती है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए,
आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, मालूम ये होना चाहिए कि ये जो कोशिका, ये वाली जो बीच की दूरी होती है, ये वाली, इसी को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ये कोशिका है, ये कोशिका के बाहर होती है कोशिका झिल्ली। भाई इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको, कोशिका झिल्ली। और इसे बोलेंगे हम केंद्रक झिल्ली। ये जो है इसे बोलेंगे हम केंद्रक झिल्ली। क्या बोलेंगे गाइस इसको, केंद्रक झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको, केंद्रक झिल्ली। तो ये केंद्रक झिल्ली है और ये कोशिका झिल्ली है। ये केंद्रक था, ये कोशिका था। तो ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका के जो बीच की दूरी होती है, यही होती है हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो 32वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कहता है, रात में तारे चमकते हैं अनेक परावर्तन के कारण। आप लोग बताएंगे अनेक परावर्तन के कारण, बिल्कुल बात गलत है। अनेक अपवर्तन के कारण जो तारे चमकते हैं वो अपवर्तन के कारण चमकते हैं। आपने देखा होगा पानी में भरा, जो पानी से भरा कोई गिलास है, उसमें आप पेंसिल डालोगे तो वो टेढ़ी दिखाई देगी। मछली क्या है, आपको तल से क्या ऊपर उठती हुई या तैरती हुई दिखाई देगी। आपको नींबू पड़ा है कांच के गिलास में, वो मोटा दिखाई देगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये अपवर्तन के कारण है। और जो तारे हमें क्या है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, अपवर्तन के कारण। और जितने भी अपवर्तन के उदाहरण होते हैं वो आभासी परिवर्तन होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। क्या ये पानी की बोतल है, इसमें पानी से भरी है, मैं जैसे ही अपना पेन डालूंगा तो ये टेढ़ा दिखाई देगा, क्या रियलिटी में डालते ही टेढ़ा हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये आभासी परिवर्तन होते हैं। तारे एक साल जल रहे होते हैं परंतु हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से, अनेक अपवर्तन के वजह से। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का क्या हो जाएगा गाइस, राइट आंसर हो जाएगा बी। सभी लोगों का बिल्कुल सही उत्तर गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। परमाणु संख्या वाला क्षारीय ऑक्साइड वाला तत्व है। परमाणु संख्या वाला जो है क्षारीय ऑक्साइड वाला तत्व है। तो क्षारीय ऑक्साइड वाला एक तत्व है हमारे पास 11, जिसका परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है, 11। आपको पता होना चाहिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। तो इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, और इसका देखें तो हम 37 होता है, इसका 55 होता है, और इसका 87 होता है, शायद 87 पक्का। तो ये क्या है हमारे, ध्यान रखेंगे, ये हमारी सारी की सारी कैसी हैं, ये हमारी क्षारीय धातु हैं। क्या है भाई, ये क्षारीय धातु हैं। और इनकी जो संयोजकता होती है, इनकी संयोजकता होती है +1 होती है। और जो क्षारीय मृदा धातु होती है ना, जो क्षारीय मृदा धातु होती है, इनकी जो संयोजकता होती है, इनकी संयोजकता +2 होती है। ध्यान रखेंगे, इनकी संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा गाइस सी, 34वें का। चलिए 35वां, देखो 35वां मैं अभी बता चुका हूं बिल्कुल आप लोगों को कि जो हमारे चांदी है, तो चांदी फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी मैं बता चुका हूं। देखो सिल्वर सल्फाइड, इससे क्या होती है, चांदी की जंग लग जाती है, चांदी पर जंग आती है। सिल्वर सल्फाइड के कारण ही चांदी पर जंग आती है। सिल्वर आयोडाइड, ये कृत्रिम वर्षा, क्या है भाई, कृत्रिम वर्षा के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या होता है, फोटोग्राफी में अभी बता चुका हूं। और ये सिल्वर नाइट्रेट ध्यान रखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का हम प्रयोग करते हैं मतदान स्याही में। किसमें भाई, मतदान स्याही में। तो मतदान स्याही हो गया प्लस दर्पण पॉलिश हो गया, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पूछा है फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पूछा है हैलोजन में होता है, तो ध्यान रखेंगे हैलोजन परिवार के जो तत्व होते हैं, ध्यान रखेंगे क्या होते हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। इसमें पूछा है कि 3 गैस होती हैं और 3 ठोस होते हैं, 2 गैस 3 ठोस, 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये फ्लोरीन क्या होती है हमारी, ये गैस होती है। क्लोरीन भी क्या होती है, ये गैस होती है। और ये क्या होता है, तरल होता है। और आयोडीन क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। और एस्टेटीन भी हमारा ठोस अवस्था में पाई जाती है। इनके जो बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या है भाई,
बाहरी कक्षा में, तो बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनकी संयोजकता हो जाएगी 8 में से 7 घटा देंगे, 1 इनकी भी संयोजकता हो जाएंगी। और ये सारी की सारी कैसी हैं? ये सारी की सारी अधातु हैं। कैसी है भैया? ये सारी की सारी अधातु हैं और ये 17वें समूह में है। कितने भाई? ये 17वें समूह में है। तो आवर्त सारणी के 17वें समूह में है, ये 17वें समूह में है, ये अधातु हैं। इनकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 होते हैं। और इसमें क्या? फ्लोरीन और क्लोरीन ये कैसी है? हमारी गैसें हैं। और जो ब्रोमीन है ये कैसा है? ये तरल है। और जो आयोडीन और एस्टेटीन है ये हमारा ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या पूछता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम। और एक पूछता है विद्युत ऋणात्मकता। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, तो आप क्या है नोट कर लेंगे। सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो पहले ये नीचे आती है तो घटती है, और फिर क्या होता है? पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो सबसे ज्यादा पहले क्या होगी? पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा होती है किसकी भाई? गलत बोल रहे हैं हम। सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, फिर उससे कम होती है फ्लोरीन की, फिर उससे कम होती है ब्रोमीन की, फिर उससे कम होती है आयोडीन की, फिर उससे कम होती है एस्टेटीन की। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है पहले जब हम आएंगे तो बढ़ेगी, फिर क्या होगा? घटेगी। तो सबसे कम किसकी होगी? फ्लोरीन की, तभी तो बढ़ेगी। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और जब सबसे ज्यादा हो जाएगी फिर नीचे आएंगे तो फिर घटेगी। तो हमने दिखाया क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर एस्टेटीन की। आपसे पूछता है विद्युत ऋणात्मकता। तो सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर किसकी है भाई? ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की, और फिर एस्टेटीन की। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये दोनों क्वेश्चनों को आप क्या कर लोगे? स्टार लगा के लिख लोगे। तो 36 का क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी कि 2 गैसें होती हैं, एक तरल होता है और 2 ठोस होते हैं। ये बात आप स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या कहता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने में किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो अंडे से अंडाशय तक ले जाने में जो प्रयोग किया जाता है वो किसका होता है? देखो मूत्रवाहिनी का क्या होता है? मूत्रवाहिनी का काम ही होता है कि जो वृक्क को होते हैं ना, वृक्क, तो वृक्क क्या करते हैं? मूत्र निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? मूत्र निर्माण करते हैं या रक्त को छानते हैं। जब मूत्र का निर्माण हो जाता है तो ये क्या है? मूत्र को क्या है? मूत्र को मूत्राशय तक ले जाते हैं। कहां तक ले जाते हैं? मूत्राशय तक। तो कौन ले जाती है? ये मूत्रवाहिनी ले जाती है। शुक्राणु क्या काम करती है? ये शुक्राणु को शुक्राशय ले जाती है। क्या करती है? ये शुक्राणु को शुक्राशय में ले जाती है। क्या ले जाती है भाई? शुक्राशय में ले जाती है। और गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है? ये गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है? ये तरल पदार्थ को योनि तक या योनि से बाहर ले जाने का काम करता है। क्या काम करता है? ये तरल पदार्थ को योनि तक, कहां भाई? योनि तक या योनि से बाहर लाता है। क्या करता है? बाहर। क्या काम करता है? ये योनि से बाहर लाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछता है अंडे को अंडाशय तक ले जाने में किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजवाहिका। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कहता है? यदि एक वस्तु की त्रिज्या r एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने में t सेकंड लेती है तो b वेग का क्या b वेग जो हो जाएगा वो क्या होगा? इनकी एक वस्तु है, समझो मेरी बात को, मैं समझाता हूं। ये कोई वस्तु है, ये एक हमने वृत्त ले लिया और इस पर क्या है? एक वस्तु है और ये इसका केंद्र है। तो वृत्तकार मार्ग पे क्या है? ये गति कर रही है। तो आपको पता है कि इसका जो टाइम कितना ले रहा है? ये समय। तो समय ले रहा है ये t, और फिर क्या कह रहा है? जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है इसकी? जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है? r है। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इसका वेग क्या होगा। आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है गाइस? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कुल परिधि हो जाएगी, और परिधि कितनी होती है? 2 पाई r।
अपॉन टाइम कितना हो जाएगा टी, तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये जो ऑप्शन है 2 पाई आर अपॉन टी, तो इसमें ये टी नहीं है, इसमें टी नहीं है, तो 2 पाई आर अपॉन टी यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस इसका बी हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक निम्नलिखित का होता है, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, इसमें पूछा है कम होता है, तो इसमें लिख लेंगे यहां पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहां पे क्या होता है कम होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या आपको बताना है। तो देखेंगे एक होता है स्पेक्ट्रम, क्या होता है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के बारे में आपने खूब अच्छे से सुना होगा। जब प्रिज्म से हमारा क्या है, प्रिज्म में हमने एक प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, और किस क्रम में टूटती है, BIBGR, ये इस क्रम में टूटती है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये जो हमारा लाल रंग है, ये जो हमारा लाल रंग है, इस लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है कम होती है, और इसकी जो चाल होती है, सॉरी इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कैसी होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, और इसकी चाल कैसी होती है, इसकी चाल कैसी होती है गाइस, इसकी चाल भी ज्यादा होती है। परंतु इस लाल रंग का क्या होता है, जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी कम होता है, और जो इसका विचलन होता है, क्या है भाई विचलन, तो विचलन कोण भी इसका कम होता है, और इसका प्रकीर्णन भी क्या होता है, इसका प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन भी कम होता है। यानी कि अपवर्तनांक कम, आवृत्ति कम, विचलन कम, प्रकीर्णन कम लाल रंग का होता है। और इसका अधिक क्या होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, और इसका वेग अधिकतम होता है। पूछा है किस रंग का अपवर्तनांक कम होगा, जब लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, लाल रंग का अपवर्तनांक कम हो जाएगा। तो आप बताएंगे लाल रंग का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो 39वें का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी स्पीड से चलेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके पूरी तरीके से रख लेंगे। तो एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है, शक्ति का, ऊर्जा का, धारा की प्रबलता का, या फिर आवेश की मात्रा का। तो आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका मात्रक होता है कूलाम। और जो ध्वनि की धारा की जो ध्वनि, जो धारा नहीं है ध्वनि है, ये क्या है, ध्वनि की प्रबलता क्या होता है, क्या होता है भाई, इसका मात्रक होता है डेसिबल, क्या होता है इसका डेसिबल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई, ऊर्जा किसका मात्रक होता है, जूल, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, शक्ति का मात्रक वाट, ऊर्जा का मात्रक जूल, धारा की प्रबलता का मात्रक डेसिबल, आवेश की मात्रा का जूल। लेकिन एक हमारे पास होता है एम्पियर प्रति घंटा। तो एम्पियर प्रति घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि P बराबर होता है, P बराबर क्या होता है, I इंटू बी, एम्पियर प्रति घंटा, सॉरी हाँ। तो आवेश का मात्रक एक तो यही होता है कूलाम, बिल्कुल सही बात, एक तो होता है आवेश का मात्रक कूलाम। एक आपने फॉर्मूला सुना होगा Q बराबर I इंटू टी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, और ये हो जाएगा समय का मात्रक क्या हो जाएगा, ये घंटा में समय ले रहे हैं, तो एम्पियर प्रति घंटा या एम्पियर घंटा या एम्पियर सेकंड। तो आप एक तो आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, और एक हो जाएगा एम्पियर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल कूलाम भी इसका आवेश का मात्रक है, Q बराबर IT, और एक होता है Q बराबर NE। ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये है और एक ये दो है। तो इस पर क्या है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं रेलवे में, तो ये फॉर्मूले भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछ रहे हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था, मैक्सवेल ने, या जॉन रिटर ने, या जॉन रोन्ट्रिजन ने, या हेनरी बैकुलर ने। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनके बारे में जो बताया था वो सबसे पहले किसने बताया था, वो बताया था मैक्सवेल ने। और इन्होंने बताया था कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनको क्या है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में, ये क्या है, ये निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती हैं। परंतु किसी दिए हुए माध्यम में रेडियो तरंगें सबसे तेज चलती हैं और गामा किरणें सबसे धीमे चलती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। एक होती है रेडियो तरंगे, क्या होती है भाई, रेडियो तरंगे। नंबर 2 होती है सूक्ष्म तरंगे, क्या होती है, सूक्ष्म तरंगे। नंबर 3 होती है अवरक्त तरंगे, क्या होती है, अवरक्त तरंगे। नंबर 4 होती है दृश्य तरंगे। नंबर 5 होती है बैगनी तरंगे, क्या होती है भाई, परावैगनी, क्या होती है, परावैगनी। नंबर 5 होती है, नंबर 6 में लिखेंगे एक्सरे,
नंबर 6 में लिखेंगे एक्सरे, नंबर 7 में लिख लेंगे गामा रे। क्या है भाई? गामा रे। तो इनके कभी कभी आप लोगों से प्रयोग खोज पूछ लेता है, तो रेडियो तरंगों की खोज आप ध्यान रखेंगे हटर्ज ने। किसने करी थी भाई? हटर्ज ने, या फिर मार्कोनी आएगा नाम। क्या आएगा? या फिर मार्कोनी। इसके लिए ध्यान रखेंगे पहले नंबर पे मार्कोनी है, मार्कोनी, या दूसरे नंबर पे ध्यान रखेंगे जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस। अब रक्त तरंगों की खोज जो करी थी वो हर्सेल ने करी थी। किसने करी थी? हर्सेल ने। दृश्य तरंगों की जो खोज करी थी वो किसने करी थी? न्यूटन ने। अगर परावैज्ञानिक किरणों की बात करें तो ये आप करी थी, किसने करी थी? जॉन रीटन ने। किसने करी थी? जॉन रीटन ने। अगर आपसे पूछता है एक्स किरणों की तो जॉन रोंटजन। क्या है भाई? जॉन रोंटजन। तो जॉन रोंटजन ने करी थी। और ये करी थी गामा किरणों की खोज जो करी थी वो करी थी हेनरी बैकुरल ने। किसने करी थी भाई? हेनरी बैकुरल ने गामा किरणों की खोज करी थी। तो 41वें का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछ लेगा इंसुलिन का काम क्या होता है, या इंसुलिन क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन भाई हमारा क्या है। इंसुलिन के बारे में पूछ रहा है कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक एंजाइम है जो शर्करा का पाचन करता है। यह बात बिल्कुल पूर्णतः गलत है। दूसरा पूछ रहा है कि एक एंजाइम है जो इन्वर्टेज को ग्लूकोज में, बिल्कुल गलत है। यह क्या करता है? यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो यह एक हार्मोन है जो शर्करा के उपापचय में क्या होता है? यह सहायक होता है। जब आप ज्यादातर क्या है कि ग्लूकोज जैसी चीजें खा रहे हो तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और लीवर को कह देता है आप रख लो। और जब ज्यादा ही आप खाए जा रहे हो और लीवर भी फुल हो गया है, तो जब लीवर फुल हो जाएगा तो आपको हो जाएगा डायबिटीज। वो जो ग्लाइकोजन था वो ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा और आपको हो जाएगा डायबिटीज, जिसे हम बोलते हैं मधुमेह। तो बचेंगे आप ग्लूकोज खाने से ज्यादा। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्या काम करता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसकी खोज करी थी। किसने करी थी? इसकी खोज करी थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसकी खोज करी थी। और ये इसका निर्माण जो होता है वो बीटा कोशिकाओं, वो जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से होता है। किससे होता है भाई? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। तो 42 का क्या हो जाएगा? 42 का हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि विषाणु जनित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विषाणु जनित के बारे में ध्यान रखेंगे, ये आपका जीवाणु से होता है। किससे होता है भाई? ये जीवाणु से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। और ये टाइफाइड जो होता है ये जीवाणु से होता है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। क्या होता है भाई? जीवाणु से होता है। ये जीवाणु से बैक्टीरिया। और एड्स क्या होता है? वायरस से। किससे है? वायरस से। तो आपसे पूछा है कि विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित टाइफाइड हमें, ये भी जीवाणु से और ये भी जीवाणु से, मलेरिया प्रोटोजोआ से। तो एड्स किससे हो जाएगा? ये विषाणु जनित रोग है। एड्स किससे हो जाएगा गाइस? विषाणु जनित रोग हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। तो आपको पता है सुचालक नहीं है, इसका मतलब कुचालक है। और आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि एल्युमिनियम भी सुचालक है, टंगस्टन भी, निकल भी। परंतु जो चीनी मिट्टी होती है ना, चीनी मिट्टी, ये क्या होती है? ये इंसुलेटर का काम करती है, ये विद्युत का कुचालक होती है, यानी कि ये सुचालक नहीं है। 45 का ध्यान रखेंगे, ग्रीन हाउस गैस निम्न में से कौन सी है? जल वाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन बहुत बार अक्सर पूछा जाता है, ये जो ऑप्शन दे रखा होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारी क्या है? ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछ लेता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थाइमीन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल या कैल्सीफेरॉल। इसका आप राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। थाइमीन क्या होता है गाइस? ये विटामिन बी का होता है। और इससे कौन सा रोग होता है? इससे रोग होता है बेरी क्या है? बेरी रोग होता है। रेटिनॉल किसका होता है? ये होता है विटामिन ए का। किसका होता है गाइस? विटामिन ए का। आप लोगों को पता होना चाहिए विटामिन ए से दो बीमारी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारे पास रतौंधी, एक होती है हमारे पास रतौंधी होती है, और एक होती है वर्णांतता। क्या होती है भाई? वर्णांतता। तो वर्णांतता और रतौंधी ये हमारी क्या होती हैं? विटामिन ए से बेसिकली रतौंधी होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ रतौंधी और वर्णांतता ये हमारी आंख की बीमारियां होती हैं। आंख से कैसे होती हैं? ये रतौंधी कब होती है ये बात आप समझेंगे। ये रतौंधी कब होती है? एक हमारे पास जो आंख होती है ना, आंख में हमारी क्या होती है? आंख में दो प्रकार की सेल होती हैं। एक होती है हमारे पास रोड सेल, एक होती है हमारे पास क्या होती है गाइस? रोड सेल होती है। एक हमारे पास होती है रोड सेल। क्या होती है?
एक रॉड सेल और एक हमारे पास होती है कॉन सेल। क्या होती है? कॉन सेल होती है। एक होती है रॉड सेल और एक होती है कॉन सेल। रॉड सेल क्या काम करती है? रॉड सेल काम करती है प्रकाश देने का, और कॉन सेल क्या काम करती है? रंग देने का। क्या काम करती है? रंग देने का। जब रॉड सेल खराब होती है तो रतौंधी होती है। क्या होती है गाइस? रतौंधी होती है। और जब कॉन सेल खराब होती है तो क्या होता है हमारे पास? हमारी आंखों में क्या होती है? वर्णनांता हो जाती है। क्या होती है? वर्णनांता। वर्णनांता का मतलब क्या होता है कि रंगों में क्या है, आदमी भेद नहीं कर पाता है। तो जब कॉन सेल खराब हो जाती है हमारी आंखों की तो वर्णनांता हो जाती है, और जब रॉड सेल खराब हो जाती है तो क्या हो जाती है? हमें रतौंधी हो जाती है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन रतौंधी होता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये वर्णनांता भी इसी से रिलेटेड है, हमने हमारी आंख से, तो हमने इसलिए लिख दिया है। तो आंख में क्या होती है? दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। तो रॉड सेल खराब होती है तो रतौंधी होती है, और कॉन सेल खराब होती है तो वर्णनांता, कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो क्योंकि रॉड सेल जो होती है प्रकाश देने का काम करती है, और कॉन सेल जो होती है ये रंग देने का काम करती है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम होता है? ये विटामिन सी का नाम होता है। इससे क्या कौन सी बीमारी होती है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कैल्सीफेरॉल ये किसका होता है? विटामिन डी का होता है। क्या होता है? विटामिन डी से। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? ध्यान रखेंगे, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, सूखा रोग जिसे बोलते हैं रिकेटस, और नॉकनी डिसीज, और बाउलेक्स। बाउलेक्स का मतलब होता है सारा जो शरीर का वजन है वो जांघ की हड्डी बढ़ जाता है। कैल्सीफेरॉल क्या बोलते हैं? ऑस्टोमलेशिया और ऑस्टोपोरोसिस। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, ये सारी की सारी ये विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी में होती हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा था तो आप लोगों ने राइट आंसर दिया होगा। विटामिन ए का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पर। 47 हमसे क्या कहता है? 47 हमसे कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है ये। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की या शक्ति की, विद्युत धारा की या विद्युत आवेश की? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट घंटा, भाई हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा, इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं गाइस? इसको 1 यूनिट। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वाट। वाट गुणा क्या होता है? घंटा। वाट गुणा घंटा गुणा क्या होता है? दिन होता है, और बटे में क्या होता है? 1000 होता है। जो आपके घरों में बिजली का बिल निकालने आते हैं ना, जो बिजली का बिल, तो वो यही चीज चेक करते हैं, यही चीज चेक करते हैं। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, या इसका फॉर्मूला होता है वाट घंटा गुणा दिन बटे 1000। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम्स में। तो ये क्या होता है? 1 यूनिट। आपके घरों में जो लाइट बिजली आप खर्च करते हो, जो ऊर्जा खर्च करते हो, पावर खर्च करते हो, तो वो क्या होती है हमारी? वो यही 1 यूनिट होती है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक है गाइस? ये ऊर्जा का मात्रक है। आप लोग सोचते होंगे कि ये शक्ति का मात्रक है, नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछता है क्या भाई वाट, तो वाट किसका मात्रक हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक हो जाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, P बराबर क्या होता है? W/T। तो इसी से निकाल देंगे जूल प्रति सेकंड। तो ध्यान रखेंगे जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक हो गया? ये शक्ति का मात्रक हो गया। तीसरा आप ध्यान रखेंगे, एक आपने नाम सुना होगा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर ये भी किसका मात्रक हो जाएगा? अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होते हैं? 746 क्या होते हैं गाइस? 746 वाट। तो हॉर्स पावर बड़ी यूनिट है, 746 ये छोटी यूनिट है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और होता है इसका, क्या होता है? चौथे नंबर पर ध्यान रखेंगे, किलोवाट। क्या होता है? किलोवाट। किलोवाट। देखो वाट क्या होती है? आप लोग नॉर्मली खर्च करते हो, जैसे मेरे रूम में इस समय 9 किलोवाट का बल्ब जल रहा है, तो 9 किलोवाट ये छोटी यूनिट होगी शक्ति, और किलोवाट लगा देंगे, जैसे 1 किलोवाट का आप फ्रिज चला रहे हो तो बड़ी यूनिट हो जाएगी। तो ये भी शक्ति का मात्रक है और ये भी शक्ति का मात्रक है। जूल प्रति सेकंड ये हमने फॉर्मूले से निकाल दिया। ये किसका मात्रक है? ये शक्ति का मात्रक है, ठीक है। और ये हॉर्स पावर जो है ये भी अश्व शक्ति, ये भी किसका है? ये भी शक्ति का मात्रक है। लेकिन अब बात करते हैं ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है भाई? जूल होता है, और एक आप ध्यान रखेंगे, एक होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। और तीसरा ध्यान रखेंगे वाट घंटा। तो वाट के साथ अगर हम घंटे से गुणा कर देंगे तो ये ऊर्जा का मात्रक है। ये ऊर्जा के दोनों जो है ना, ये वाले दोनों, ये वाणिज्यिक मात्रक है। जो फैक्ट्री, इंडस्ट्री या क्या बोलते हैं पावर हाउस में जब हम यूज करते हैं ऊर्जा को काउंट करने के लिए, तो किलोवाट घंटा या वाट घंटा। जैसे मीटर होती है हमारा दूरी का मात्रक है छोटा। अगर हमको एक घर से दूसरे घर जाना पड़े तो हम मीटर में दूरी काउंट कर लेते हैं, और जब एक गाँव से दूसरे शहर जाना पड़ता है तो हम किलोमीटर में दूरी नापते हैं। तो किलोमीटर बड़ा मात्रक
मात्रक हुआ ना दूरी का, तो वैसे ही हमारा क्या है, ऊर्जा का जो छोटा मात्रक है वो वाट घंटा है और ऊर्जा का जो वाणिज्यिक बड़ा मात्रक है वो किलोवाट घंटा है। तो यही किलोवाट घंटा था। तो आप लोग पूरी तरीके से क्लियर होंगे कि शक्ति के मात्रक ये है और ऊर्जा का मात्रक ये है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा हमारे ऊर्जा के। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पर। सबसे भारी गैस कौन सी है, हीलियम, नियॉन, रेडॉन, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दाब कैसी राशि है, सदिश, अदिश या ए एंड बी, ये भी 49 भी आप मुझे लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसे देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है प्रकाश वर्ष या पारसेक या एंगस्ट्रॉम या फर्मी। तो मेरी बात पहले पूरी ध्यान से समझना। एक होता है हमारे पास, क्या होता है, एक होता है प्रकाश वर्ष, क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। और नंबर 2 पे होता है गाइस हमारे खगोलीय इकाई, क्या होता है, खगोलीय इकाई, क्या होता है, खगोलीय इकाई। इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और तीसरा होता है पारसेक, क्या होता है, पारसेक, ये होता है पारसेक। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेना कि प्रकाश वर्ष हम किसे कहते हैं, निर्वात में 1 साल में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या लिखेंगे आप लोग, निर्वात में 1 साल में या 1 वर्ष में चली गई दूरी, क्या है भाई, चली गई दूरी, ये क्या होती है, प्रकाश वर्ष होती है। तो एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। खगोलीय इकाई ध्यान रखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है भाई, ये सूर्य, क्या है भाई, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है, क्या होता है गाइस, ये ध्यान रखेंगे, 1.5 गुणा 10 की पावर क्या होती है, 11 मीटर, 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। पारसेक क्या होता है, पारसेक जो होता है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, यानी एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, हमारा पारसेक होता है। भाई प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है और आपका खगोलीय इकाई भी दूरी का मात्रक है और पारसेक भी हमारा दूरी का मात्रक है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रकाश वर्ष क्या है, निर्वात में 1 साल में चली गई दूरी क्या होती है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर होती है। और 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। और ये खगोलीय इकाई क्या होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होती है 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर होती है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणा लाइट ईयर के। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि भाई एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या नापते हैं हम। क्या नापते हैं, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है गाइस, 1 एंगस्ट्रॉम, जो बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के। और ये जो फर्मी होता है ना, ये नाभिक की त्रिज्या होती है। क्या होती है गाइस, नाभिक की त्रिज्या, ध्यान रखेंगे, ये नाभिक की त्रिज्या होती है। और नाभिक की त्रिज्या जो होती है ना, ये क्या होती है, 1 फर्मी होती है। क्या होती है, 1 फर्मी, और जो बराबर होती है 10 की पावर -15 मीटर के। तो उम्मीद करता हूं ध्यान रखेंगे, नाभिक की त्रिज्या फर्मी में नापते हैं और 1 फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। और परमाणु की त्रिज्या हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो गाइस ये हमारी मैराथन क्लास थी साइंस की। इसी प्रकार की मैराथन क्लास मैं आप लोगों को लाता रहूंगा। और इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। उसको ज्वाइन करते ही ये पीडीएफ मैराथन क्लास के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी और आप लोग रिवाइज करते हैं। बाकी मैं डेली 8 बजे साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। जल्दी बहुत बड़ी रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी देखने को आप लोगों को मिलेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।